नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCSH हिसार। किसान भाइयों, आज हम डिस्कस करेंगे कि पौधे को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो 17 होते हैं। उनमें 9 मैक्रो यानी कि जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं और 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो ये खेत में किस तरह से गति करते हैं और जब हम अधिक मात्रा में यूरिया, DAP या दूसरे खाद जब हम डाल देते हैं तो किस तरह से वो गति प्रभावित हो जाती है और जिससे एक सिस्टम के अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, पौधों के अंदर उनकी जो उपलब्धि है वो प्रभावित हो जाती है। तो किसान भाइयों, एक बड़ी चिंता की बातें आ रही हैं, इस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं कि किसान सब्जियों में, विशेष तौर पे आलू और गोभी जैसी सब्जियों में, ताकि जल्दी से जल्दी मार्केट में आ जाएं, उनमें 8 से 10 बैग यूरिया तक अप्लाई कर रहे हैं। और जब कुछ किसानों से इसकी इंक्वायरी की गई तो पाया गया कि अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों को मिला करके देखें तो कुछ किसान 12 से 15 बैग तक भी इन तीनों के अप्लाई कर रहे हैं। किसान भाई, ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये एकदम से आपकी ज़मीनों को ख़राब कर देगा और आप खेती लेने के शायद एक टाइम ऐसा हो सकता है कि हम खेती लेने के लायक ही ना रहें, उसमें हमें काफ़ी कठिनाइयाँ और कीड़े और बीमारियाँ भी इतने बढ़ जाएँ कि उनको कंट्रोल करना एक मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये 3 मुख्य तत्व हैं, 17 पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे तत्व हैं जिनकी हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है फसल में। ये पौधा अपने आसपास के वातावरण से, हवा से, पानी से और मिट्टी से ले लेता है। इनमें जो इसके बाद 3 मुख्य तत्व आते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है। तो नाइट्रोजन का स्वभाव ऐसा होता है कि वो एक बॉल की तरह होती है, फुटबॉल की तरह होती है कि जैसे हम फुटबॉल को थोड़ा सा हाथ लगाते हैं तो दूर तक वो अपने आप चली जाती है। तो नाइट्रोजन भी जब हम मिट्टी में डालते हैं तो ये नाइट्रोजन अपने आप चल करके कुछ दूरी तक जड़ों के पास अपने आप उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए इसकी बाद में भी एक सिफारिश की जाती है कि बाद में जब ज़रूरत होती है तो इसकी टॉप ड्रेसिंग या साइड ड्रेसिंग के तौर पे इसकी सिफारिश की जाती है। तो ये जहाँ भी खेत में गिरती है और जो अगर लाइनों के बीच में भी गिर जाती है तो इस जड़ों तक उपलब्ध हो जाती है। जबकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है कि ये जहाँ पड़ जाता है वहीं पड़ा रहता है। इसका स्वभाव एक ईंट की तरह होता है, ये जहाँ गिर जाता है वहीं रहता है। इसलिए फास्फोरस को जड़ों के नीचे ही डाला जाता है कि जब जड़ें पौधे की निकलें तो जड़ें खाद के पास जाएं, न कि खाद पौधे के पास आ सकेगा, क्योंकि फास्फोरस पौधे की जड़ों के पास नहीं आता है और जहाँ गिर जाता है वहीं पड़ा रहता है। पौधे की जड़ें अगर इसके ऊपर आ जाती हैं तो उपलब्ध हो जाता है, नहीं तो अनुपलब्ध रहता है और ये लंबे समय तक खेत में इसी तरह पड़ा रहता है बंद करके। तो जो पोटाश होता है इसका बीच का व्यवहार होता है, ये एक ईंट की तरह एक ट्रायंगल, जैसे त्रिभुज आकार की कोई आकृति हो 3 भुजाओं की, तो ये जहाँ गिर जाता है तो ये मध्यम गति की चलायमान होता है ये, तो कुछ दूरी तक ये चल भी सकता है और ज़मीन में पड़ा भी रह सकता है। और इसका इस तरह से अगर परिस्थितियाँ ऐसी आ जाएँ तो इसका लॉस भी हो सकता है और ज़मीन में विद्यमान भी रह सकता है। तो ये 3 पोषक तत्व हैं जो मुख्य तौर पे ज़मीन में जैसे रहते हैं। बाकी जो पोषक तत्व हैं उनकी भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो लगभग, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये ज़मीन में एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं। ये ज़मीन में रहते हैं तो उसमें धीरे धीरे पौधे को ये उपलब्ध होते रहते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसे आ जाती हैं, जैसे हमने मान लो DAP का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है या यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। अगर यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है तो पौधे के अंदर जैसे यूरिया या नाइट्रोजन की जब मात्रा बढ़ने लगती है तो फास्फोरस, पोटास और दूसरे पोषक तत्वों की कमी पड़ जाती है, यानी कि इम्बैलेंस आ जाता है। और अगर हमें DAP या फास्फोरस जैसे खाद की ज़्यादा मात्रा हम ज़मीन में डाल देते हैं तो फास्फोरस की जो अधिकता है वो भी दूसरे पोषक तत्वों की कमी कर सकती है भूमि के अंदर। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि जो फास्फोरस है ये जो कई तरह से बंध के पड़ा रहता है ज़मीन में, गांठ बांध लेता है ये और दूसरे तत्वों के साथ भी बंध जाता है। ये जैसे जो मिट्टी का कण होता है, जो माइसील होता है, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है तो उसके ऊपर भी ये बंध जाता है और उसके ऊपर सल्फाइड्स के साथ भी बंध जाता है। ये एल्यूमिनियम और आयरन उनके साथ भी बढ़ जाता है, बंध जाता है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम
जैसे आगे पीएच बढ़ती है तो जैसे उसमें 7 से पीएच ऊपर जाती है तो कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, और 7 से कम पीएच जाती है तो उसमें एल्यूमिनियम और आयरन लोहे तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो इन दोनों हालातों में जो फास्फोरस है इसकी अगर अधिकता हो जाती है तो इनको भी बांध लेता है और इनको भी पौधों के पास नहीं जाने देता है, जिससे पौधों के अंदर इनकी भी कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, विशेष तौर पे जैसे हमारा मैंगनीज है, कॉपर है, आयरन, जिंक है, तो इनको भी ये अपने साथ बांध लेता है, और बांधने की वजह से वो भी कम्प्लेक्स बन के खेत में रहते हैं, लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको फास्फोरस के साथ वो बंध जाते हैं। तो इसमें क्या करता है कि इनकी उपलब्धि के लिए एक जो प्राकृतिक खेती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि जो ये पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते हैं खेत के अंदर, और जो पौधे के अंदर भी एक इम्बैलेंस हो जाता है, दोनों को सुधारने में प्राकृतिक खेती एक वरदान की तरह सिद्ध होती है। उसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, केंचुए होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, और जो सूक्ष्म जीवाणु या केंचुए होते हैं वो साइड्रोफोर्स एक टर्म होती है वो रिलीज करते हैं। एक तरह के केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, ये लो मोलिकुलर वेट के होते हैं, यानी कि छोटी चेंज के होते हैं, जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं जमीन में। ये क्या करते हैं साइड्रोफोर्स, इनको चिल्लेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। चिल्लेटिंग, जैसे आपका जिंक आया हुआ, चिल्लेटिंग आयरन आए हुए हैं, ये इसलिए होते हैं कि ये उनको पकड़ के बैठ जाते हैं, उनके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, जैसे पंजे में कोई चीज़ आ जाती है तो उनको पकड़ के बैठ जाते हैं, और धीरे धीरे वो पौधे को रिलीज करते हैं मिट्टी में, और धीरे धीरे उनकी जो अवेलेबिलिटी है, जो गांठ बन के वो बंध जाते थे, उनको बंधने से रोकते हैं, और उनकी जो उपलब्धि है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो इसमें प्राकृतिक खेती में इस तरह से जब माइक्रोब्स और अर्थवर्म बढ़ते हैं, और ईपीएस जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स जब बढ़ते हैं, या पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया जब बढ़ते हैं, तो इनसे क्या है कि जो एक नेचुरल एसिड हैं वो रिलीज होते हैं, और उसमें एंजाइम भी रिलीज होते हैं। तो उनसे क्या होता है कि जो फास्फोरस है उसकी भी अवेलेबिलिटी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त जो फास्फोरस के साथ जो दूसरे जो न्यूट्रिएंट बंधे हुए हैं, तो माइक्रोब्स उनको भी लूज कर देते हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं, जो कार्बन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनको खा करके उनको एक तरह से रिलीज कर देते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी। तो इसलिए प्राकृतिक खेती में एक बैलेंस बनता है पौधे के अंदर भी और जमीन के अंदर भी। अब ये बात रही जमीन की, इन 3 पोषक तत्वों की विशेष तौर पे मैंने बात बताई। अब पौधे के अंदर इनकी गति कैसे होती है। किसान भाइयों, जो पौधा है उसमें 4 पोषक तत्व ऐसे हैं जो मोबाइल हैं, चलायमान होते हैं। उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम। जो पोषक तत्व चलायमान होता है, जिसकी गति ज़्यादा होती है, जो मोबाइल ज़्यादा होता है, उसकी जो डेफिशिएंसी के सिम्टम हैं, यानी कि उसकी कमी के जो लक्षण हैं, वो नीचे के पौधों पर आते हैं। क्योंकि जब ऊपर के पौधे, नए पौधे आते हैं, तो वो पोषक तत्व चलायमान ज़्यादा होने की वजह से नई पत्तियों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन में अगर उन पोषक तत्वों की कमी है तो नीचे की जो पत्तियां हैं उनमें उनकी कमी उजागर होने लगती है और उनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जो 4 पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम, इनके लक्षण नीचे की पत्तियों पे दिखाई देते हैं। जो अचलायमान है वो मुख्य रूप से 2 हैं, एक बोरॉन है, एक कैल्शियम है। ये 2 टिप पे इनके लक्षण उजागर होते हैं। जैसे पौधे की टिप होती है, उसकी जो फूंगड़ होती है, जो ऊपर के नए पत्ते निकलते हैं, या जो एक कलियां आती हैं, फूल आते हैं ऊपर की टिप के ऊपर, उनके ऊपर इनके लक्षण उजागर होते हैं, क्योंकि ये अचलायमान है, अमोबाइल हैं, और ये नीचे से ऊपर नहीं आ सकते हैं। नई पौधों पे जब इनके कमी आती है तो नीचे से सप्लाई नहीं हो पाती है इन अचलायमान होने की वजह से। तो इनके अंदर जो लक्षण प्रतीत होते हैं वो जो नई पत्तियां होती हैं या नए फूल होते हैं उनके ऊपर दिखाई देती है। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे सल्फर है, आयरन है, कॉपर, मैंगनीज और जिंक, तो ये मध्य की पत्तियों पे इनके लक्षण उजागर होते हैं। तो मध्य की जो पत्तियों पे जो इनकी जो चलायमान, जो इनकी स्थिति है, ये बीच की अवस्था है। ना तो ये चलायमान है पूरी तरह से, ना ये अचलायमान है, ना ये मोबाइल है, ना ये इमोबाइल है, यानी कि बीच की अवस्था है। तो
तो ये पौधे की जो बीज की पत्तियां हैं इनके लक्षण उन पत्तियों पे उजागर होते हैं। तो ये एक इम्बैलेंस हो जाता है इनका, और जब इम्बैलेंस होता है तो इनके लक्षण प्रतीत होने लग जाते हैं। चाहे इम्बैलेंस पौधे के अंदर हो, चाहे इम्बैलेंस जमीन के अंदर हो, तो उससे ये लक्षण पौधे के अंदर प्रतीत होने लग जाते हैं। तो इनको एक सबसे जो जरूरी चीज मैंने बताई आपको कि जो प्राकृतिक खेती होती है उसमें ये बैलेंस एक तरह से बना रहता है, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन अप्लाई होती है, जो नाइट्रोजन हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है बाहर से कभी भी कहीं से भी। जैसे यूरिया वगैरह हम अप्लाई करते हैं रासायनिक खेती में, और जैविक खेती में गोबर का खाद या केंचुआ खाद जैसी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो प्राकृतिक खेती में इनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में एक तरह से सूक्ष्म जीवाणुओं को और केंचुओं को बढ़ाना होता है। खेत में सूक्ष्म जीवाणुओं को खेती करनी होती है, और जब सूक्ष्म जीवाणु खेत में बढ़ जाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन फिक्स तो हो ही जाती है एटमॉस्फेयर से। वातावरण में जो 78% नाइट्रोजन है वो जमीन में फिक्स हो जाती है। तो ना तो नाइट्रोजन एक तरह से एक एक्सेस यूज हो पाता है, और जो दूसरे पोषक तत्व हैं जमीन के अंदर पड़े हुए हैं उनका भी एक बैलेंस बना रहता है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म जो अधिकता के साथ आ जाते हैं। तो उसमें जो एक एंजाइम रिलीज होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज होते हैं, या साइड्रोफोर या एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स या पीजीपीआर, ये जो रिलीज होते हैं तो ये एक मिट्टी के अंदर और पौधे के अंदर एक तरह से हर तरह के एंजाइम को बैलेंस रखते हैं, हर तरह के हार्मोन को बैलेंस रखते हैं, और जितनी भी प्रक्रियाएं हैं पौधे के अंदर या जमीन के अंदर उनको सुचारू रूप से चलाते हैं, जिससे हमारे पौधे की बढ़वार और जमीन की जो पोषक तत्वों की शक्ति है वो भी बनी रहती है, और किसी भी तरह का पौधे को नुकसान नहीं हो पाता है। धन्यवाद।